हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मटपाल क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, आपने ध्यान से समझना है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैटर लिखा हुआ है। जितना आप समझते जाओगे उतना कॉपी में नोट भी करते जाओ, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेने में, और किस तरीके से वर्कर के साथ बिहेवियर करना है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं ये जनरल जो रूल्स होते हैं। और जो भी कंपनी का गोल है उसे एफिशिएंटली, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत ही इफ़ेक्टिवली अचीव करने में भी ये जनरल रूल्स, ये प्रिंसिपल बहुत ही हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंटली का मतलब है बहुत बढ़िया तरीके से, और इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि बहुत अच्छा काम, बढ़िया काम। उसके बाद बच्चों, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। जो भी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स होते हैं उनके फीचर्स क्या हैं। पहला है यूनिवर्सल, जिसे हम कहते हैं परवेजिव। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो जनरल रूल्स हैं, ये सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज किया जा सकता है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। जैसे कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, जिसमें काम को जो है छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके फिर वर्कर को दिया जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिस में भी इसका यूज होता है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक, सभी जगह जो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, जिसमें काम को बांटा जाता है वर्कर को, वो सभी जगह अप्लाई होता है। बच्चों, दूसरा प्रिंसिपल है जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से काम करना है। ये कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, इनको जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। और ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको फॉलो करने ही करने। एग्जांपल जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमें केवल एक ही बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। बट इमरजेंसी केस में ये जो प्रिंसिपल है इसको चेंज किया जा सकता है। जो एम्प्लॉय हैं वो हो सकता है कि जो भी मल्टीपल सीनियर हैं इमरजेंसी में, जब उसका अपने बॉस से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो किसी भी इशू को क्विकली सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि वो अपने जो सीनियर हैं उनसे गाइडलाइंस और उनसे इंस्ट्रक्शंस ली। तीसरा प्रिंसिपल है कि ये जो प्रिंसिपल है ये बनाए जाते हैं एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट से, नॉट मेड ओवरनाइट। जो मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स और जो गाइडलाइंस हैं, जो जनरल रूल्स हैं, वो रातों रात नहीं बनती हैं। ये रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे डेवलप की जाती हैं। और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है बहुत सालों तक जो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेसिस पे, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रिंसिपल बनते हैं। जैसे कि हेनरी फ्योल एक फ्रेंच मैनेजर था जो एक माइनिंग कंपनी में काम करता था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर एक ही बॉस ऑर्डर दे तो काम बहुत ही बढ़िया होता है। सो उसके एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बना, जिसमें एक ऑर्डर, एक बॉस से जो ऑर्डर दिया जाता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद सिमिलरली जो एफ डब्ल्यू टेलर है, उसने भी कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, बेस्ट तरीका, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढा, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप किया। इसलिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टेस्टेड किए जाते हैं और उनको प्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और नॉट जस्ट मेड फ्रॉम इमेजिनेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो जनरल रूल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये केवल एक इमेजिनेशन करके नहीं बनते। इनमें जो है एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फीचर्स है फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी प्लान्स हैं वो चेंजेबल होने चाहिए, क्योंकि जो बिज़नेस की कंडीशन है वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, मार्केट ट्रेंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण मार्केट में भी चेंजिंग और बिज़नेस की कंडीशन भी चेंज होती रहती है। मैनेजर को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपना जो भी उसने प्लान किया है
जो भी डिसीजन है उसको चेंज करने के लिए जब भी ज़रूरत पड़े। एग्जाम्पल, एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है जून में, बट रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये जो प्रोडक्शंस है उसमें डिले हुआ है। तो पुराने ओरिजिनल प्लान को हटा के चेंज करके मैनेजर ने क्या किया, एक नई डेट को लॉन्च किया और जो उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई दे रहे थे उनको चेंज करके दूसरे अल्टरनेटिव सप्लायर से बात करी और कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्शंस है वो हो। यह दिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैनेजर ने अपना जो प्लान था जून में प्रोडक्ट को लॉन्च करने का उसको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे फर्म को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ठीक है। उसके बाद है पांचवा प्रिंसिपल्स, बिहेवियरल इन नेचर। जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, गाइडिंग करते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें काम के समय बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से। हेल्प इन बिल्डिंग ए गुड कनेक्शन, लोग और चीज़ों के बीच में, जो भी लोग जिन काम करते समय जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जैसे मशीन्स, मटेरियल्स, उनके बीच में कैसा कनेक्शन है। प्रिंसिपल जो है मदद करते हैं, कोशिश करते हैं बेटर रिलेशनशिप मैनेजर, वर्कर और जो भी कंपनी में काम कर रहा है उनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप्स को बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एक फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है तो हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जा रहा है और जिस तरीके से लोग मूव करते हैं और जो भी मटेरियल इधर से उधर जाता है उनको मैच किया जा रहा है कि कौन सा मटेरियल किस वर्कर को दिया जाए ताकि वर्क जो है स्मूथली हो और बिना कन्फ्यूजन के हो। फिर है 6 नंबर का फीचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज और इफ़ेक्ट पे, रिलेशनशिप पे काम करते हैं। जैसे कॉज और जो इफ़ेक्ट का आइडिया है उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स होते हैं। यदि हम कुछ काम करते हैं तो ये कॉज है और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो इफ़ेक्ट है। ये मदद करते हैं प्रिंसिपल कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसको अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इवन दो दीज प्रिंसिपल डू नॉट गिव 100% फिक्स्ड रिजल्ट, हालांकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये 100% जो आपने सोचा था इन फ्यूचर होगा उसमें करेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि लोग डिफरेंट हैं और ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मदद करते हैं कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि एक नई फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है तो ये बेटर है कि हम बहुत सारे लोगों के डिसीजन को इन्वॉल्व करें, इससे एक बेटर रिजल्ट निकलने में मदद मिलेगा। कॉन्टीजेंट, बच्चों ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम, कि फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है उसके आधार पर प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। हम जो है सेम रूल को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि रूल ऑफ टीम स्पिरिट है, सब लोग मिलकर काम करें, वो यूजफुल तभी है जब बहुत सारे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, बट ये यूजफुल नहीं है यदि एक आदमी अकेला काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है द रूल ऑफ टीम स्पिरिट वाला, वर्किंग टुगेदर, वो काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट में, एक सिंगल शॉर्ट में जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के उनके फीचर्स को एक सिंगल शॉर्ट में समझाते हैं। बच्चों ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में ये यूनिवर्सल होते हैं, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज़ किया जाता है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपको फॉलो करना ही करना है और इन्हें ज़रूरत पड़ने पे चेंज भी किया जा सकता है। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए जाते हैं। इन्हें रियल लाइफ लर्निंग से और कुछ प्रैक्टिस करने से जो है ये प्रिंसिपल बनते हैं। फ्लेक्सिबल, इन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अबाउट बिहेवियर, प्रिंसिपल मदद करते हैं गाइड करने में कि कैसे लोग काम करते हैं और कैसे एक साथ काम करते हैं, उनका जो बिहेवियर है लोगों का उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। उसके बाद कॉज एंड इफ़ेक्ट, व्हाट यू डू विल ब्रिंग सर्टेन रिजल्ट्स, जो भी हम करते हैं कुछ काम तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, उसके बारे में ये प्रिंसिपल्स बताते हैं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिचुएशन के आधार पे चेंज हो जाते हैं और डिपेंडिंग कि इनमें क्या चेंज करना है, प्रिंसिपल्स में क्या चेंज करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनके फीचर्स को शॉर्ट में पढ़ा, इन डिटेल में मैंने पहले बताया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि ये जो
प्रिंसिपल्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंसी क्या है बच्चों? पहला, हेल्पिंग मैनेजर्स, ये मैनेजर की मदद करते हैं अंडरस्टैंड, समझने में द रियल सिचुएशन। एक रियल सिचुएशन को समझने में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर की मदद करते हैं। हेल्प मैनेजर टू डू दियर जॉब बेटर। प्रिंसिपल जो है, अगर कोई मैनेजर अपना जॉब बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है तो प्रिंसिपल्स उसकी हेल्प करते हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर की जानकारी को, उसके स्किल्स को और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बच्चों, जो मैनेजर्स है वो अपने पहले की जो मिस्टेक्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकता है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। प्रिंसिपल्स मैनेजर की मदद करते हैं सही समय पे सही डिसीजन लेने में। एग्जाम्पल, यदि एक मैनेजर जानता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क को, तो वो क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम बांट देगा उनके स्किल्स के आधार पे। इससे हेल्प मिलेगी काम को बेटर करने में, एक अच्छी क्वालिटी में काम होगा और काम की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंसी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छा और बहुत केयरफुल तरीके से यूज करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो है बहुत ही कम वेस्टेज होगी। यदि ये कंपनी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करती है तो वर्कर्स जो है समय पे आते हैं, अपना जो वर्क है सीरियसली करते हैं, इससे समय बचता है और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शंस है बच्चों वो इंक्रीज होता है। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन। बच्चों, मैनेजर को हर दिन बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर की मदद करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपर और लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने में, ना कि इमोशंस को यूज करके या फिर अपना जो है अनुमान लगा के, इमेजिनेशन करके मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो प्रॉपर तरीके से एक सॉल्यूशन निकल के आता है। एग्जांपल, एक कंपनी जो है प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है बट अनुमान नहीं लगा रही हो कि कैसे बढ़ेगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा। वो प्रिंसिपल जो है स्टडी करेगा पूरा डाटा, पूरा पास्ट का रिजल्ट चेक करेगा, सारे वर्कर की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इस इतने तरीके से अगर वो काम को कर रहा है तो ये एक साइंटिफिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग है। इस तरीके से जो है हम लोग पढ़ेंगे उसको। अब हम बात करेंगे फोर्थ इम्पोर्टेंसी की, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, एवरी बिजनेस, हर बिजनेस को ज़रूरत है कि वो चेंज हो और बाहर जो वर्ल्ड में जो भी चेंजिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को भी चेंज करे। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर की मदद करते हैं एक सही चेंजिंग करने में और सही समय पे और सही जगह पे बिजनेस को चेंज करने में ये प्रिंसिपल मदद करते हैं। सपोज करो एक मोबाइल कंपनी है, वो एक बटन फ़ोन्स जो है यूज करती है अपने वर्कर को, लेकिन अब हर कोई चाहता है स्मार्टफोन। तो कंपनी ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर दिया और हर वर्कर को फिर स्मार्टफोन दे दिए यूज करने के लिए। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्लानिंग करना और बड़े बड़े डिसीजन लेना। तो ये टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उनका काम होता है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाते हैं और योजनाएं बनाते हैं कंपनी में सही से काम हो उसके लिए। और ये सब प्रिंसिपल मदद करते हैं टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनका कोई भी राइट पॉलिसी लेने में, ताकि हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक तरीके से और एक स्मूथ तरीके से हो। और प्रिंसिपल, जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो मैनेजमेंट यूज़ करता है सारा डिसिप्लिन, प्लानिंग, सब चीज़ें, ताकि हर काम बहुत बढ़िया तरीके से हो। 6 है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिज़नेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है, जैसे लाइक लैंड, वाटर, लेबर। इसलिए बिज़नेस की भी एक अपनी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो समाज के लिए भी रिटर्न में कुछ अच्छा करे। इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जैसे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसकी केयर की जाए, गरीबों की मदद की जाए और अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो दिए जाएं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर को गाइड करते हैं कि वो समाज के बारे में सोचे और सोशल वर्क करे, बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क भी करे। सपोज करो एक कंपनी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कोल्ड ड्रिंक बनाकर, तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होनी चाहिए कि वो अपने फैक्ट्री के नज़दीक पेड़ पौधे लगाए,
नियर बाई जो स्कूल्स हैं वहाँ डोनेट करे, और जो गांव में नज़दीक जो गांव के लोग हैं उन्हें साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड करे। ये सारे एक्शन जो है वो सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं। सेवन्थ इम्पोर्टेंसी है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल हैं ये मदद करते हैं लोगों की लॉजिकल तरीके से सोचने में और साइंटिफिकल तरीके से सोचने में, ना कि इमोशनली। तो प्रिंसिपल की मदद से लोग जो है इमोशनली ना सोचकर साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और मैनेजमेंट में रिसर्च करने के लिए। इमेजिन करो कि एक कॉलेज जो है एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो टीचर जो है प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का यूज़ करता है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ाने के लिए। एक स्टूडेंट भी जब कुछ सीखता है तो वो भी बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ करता है, तब उसे नए नए तरीके इम्प्रूव करता है। इसलिए जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करते हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और रिसर्च में मदद करते हैं। एक बार शॉर्ट में देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंसी को। बच्चों, ये रियल प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करते हैं, ये रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज करने में हेल्प करते हैं, ये मैनेजर की हेल्प करते हैं सही डिसीजन लेने में, और हेल्प करते हैं कोई भी जो भी चेंजिंग है उसको एडजस्ट करने में। और प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट इससे बहुत अच्छा और बढ़िया काम करता है। प्रिंसिपल कंपनी की हेल्प करते हैं समाज के लिए अच्छा काम करने में, और ये सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग देने में, लर्निंग में और मैनेजमेंट में स्टडी करने में भी। ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों जो फियोल के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनकी बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो फियोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के वो हैं 14। तो ये 14 प्रिंसिपल हैं जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। तो एक एक करके ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको पढ़ते हैं, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल्स हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क की। काम जो है छोटे छोटे टास्क में बांटना चाहिए, हर काम को एक सही पर्सन को देना चाहिए जो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई आदमी एक ही काम को बार बार करता है तो उससे वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है और काम बहुत फास्टर और बेटर तरीके से होता है। एग्जाम्पल, एक फर्नीचर फैक्ट्री में एक आदमी लकड़ी काटता है, दूसरा आदमी जो टुकड़े हैं उन्हें जोड़ता है, और बेटा तीसरा आदमी उन लकड़ियों पे पॉलिश करता है। तो हर किसी को काम बांटा गया है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, यहाँ अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि काम को जो है पूरा किया जाए, पूरा फिनिश किया जाए, पूरा फिनिश करने की जिम्मेदारी। पावर और ड्यूटी जो है एक साथ बराबर होनी चाहिए। यदि एक आदमी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने की, तो वो समय पे काम को फिनिश नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, एक वर्कर को कहा जाता है कि वो एक हफ्ते के अंदर 100 आइटम्स प्रोड्यूस करे, बट उसे रॉ मटेरियल परचेज़ करने का पावर नहीं दिया जाता, तो आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते यदि काम जो है समय पे नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास काम तो था बट पावर नहीं थी। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इससे काम समय पे होगा और पावर का मिस यूज नहीं होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट, काम डिले हो सकता है, और वर्कर को जब आप दोनों चीज़ें दे रहे होते हो वो स्ट्रेस, टेंशन ले सकता है, और कभी कभी वो अपने पावर का मिस यूज भी कर सकता है। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि कुछ रूल्स को फॉलो किया जाए और कंपनी में जो सीनियर हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। फियोल कहता है कि डिसिप्लिन की हर जगह ज़रूरत है। बॉस को भी चाहिए वो डिसिप्लिन में रहे, वर्कर भी डिसिप्लिन में रहे। एग्जाम्पल, यदि एक वर्कर जो है ईमानदारी दिखाता है और अपना जॉब बहुत बढ़िया तरीके से करता है, तो बॉस जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा और उसके साथ बहुत बढ़िया जो है ट्रीट करेगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इससे काम बढ़िया होता है और बेटर रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट, इससे कन्फ्यूजन भी हो जाती है कई बार, डिले, और कभी कभी समय और जो मनी है उसकी वेस्टेज भी होती है। यूनिटी ऑफ कमांड, इस रूल के अकॉर्डिंग एक वर्कर को अपने एक बॉस को फॉलो करना चाहिए और उसकी बात को मानना चाहिए। यदि एक वर्कर 2 या 2 से ज़्यादा बॉस से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल, यदि एक बॉस
वर्कर को कहता है कि काम धीरे करे और दूसरा बॉस कहता है काम तेज़ी से करो, तो जो वर्कर है वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसकी बात को फॉलो करे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि एक ही बॉस को फॉलो करना है और बॉसेस के बीच में कोई फाइट नहीं है और वर्क बेटर होता है। बट इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वर्कर जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है और वर्कर जो है काम से बचने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे सकता है कि वो मना कर सकता है काम को करने से। और कभी कभी जो बॉसेस हैं वो आपस में लड़ भी सकते हैं कि मेरी बात माने, दूसरा कहे मेरी बात माने। पांचवा जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। बच्चों, सारे वर्कर जो है उन्हें एक सेम गोल पे काम करना चाहिए और कोई एक प्लान होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए सभी के लिए। इससे हर किसी को मदद मिलता है कि वो सही से काम करें और मिलजुल के काम करें प्रॉपरली। गुड इफ़ेक्ट्स, हर कोई एक ही डायरेक्शन में काम करता है और जो गोल्स है वो बहुत ईजिली अचीव हो जाता है। बैड इफ़ेक्ट्स, लोग कभी कभी डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो समय और जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और कभी कभी जो है गोल्स को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फर्म के लिए। फिर है 6 नंबर का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चों, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आदमी के अपने इंटरेस्ट के कंपेरेटिवली। यदि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि एक आदमी जो चाहता है और कंपनी क्या चाहती है, तो कंपनी का गोल जो है पहले होना चाहिए। गुड इफ़ेक्ट, यदि फॉलो किया जाए काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा कंपनी में, हर कोई सेम गोल पे काम करेगा और कोई भी टीम में सेल्फिश बिहेवियर नहीं होगा कि कोई भी वर्कर अपने लिए जो है काम कर रहा है। बैड इफ़ेक्ट, यदि फॉलो नहीं किया जाता, लोग जो है अपने खुद के बेनिफिट कभी कभी जो है काम कर सकते हैं उसके लिए। कंपनी कभी कभी हो सकता है कि उसको कंपनी का जो गोल है वो अचीव ना हो पाए। टीम वर्क भी बहुत कमज़ोर हो जाती है कभी कभी। एग्जाम्पल, रवि ने क्या किया, अपनी जो छुट्टियाँ उसको पोस्टपोन कर दिया। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने से कंपनी में जब एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया तो रवि जो वहाँ का एम्प्लॉय है उसने एक हॉलीडे को पोस्टपोन कर दिया। इससे ये पता चलता है कि रवि ने कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अपना खुद का जो पर्सनल कंफर्ट है उसको छोड़ा। सातवां है रिम्यूनरेशन। बच्चों, वर्कर जो है उसे एक बढ़िया और सही सैलरी मिलनी चाहिए। उनका जो पे है वो इनफ होना चाहिए कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। गुड इफ़ेक्ट, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, वर्कर बहुत हैप्पी महसूस करेगा, मोटिवेटेड महसूस करेगा और वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। बैड इफ़ेक्ट, अनहैप्पी वर्कर्स, अगर उन्हें नहीं दिया जाता पैसा, वर्कर जो है जॉब को छोड़ सकते हैं अगर नहीं देंगे तो। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है गुड सैलरी दे रही है, जो स्किल्ड वर्कर हैं तो वो लंबे समय तक काम करेंगे और वर्क बेटर करेंगे। हैप्पी पे, हैप्पी हॉलीडे। उसके बाद है बच्चों 8th सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है वो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन्हीं के पास डिसीजन लेने की पावर है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर है वो सभी के पास है और जो नीचे लोअर जो लेवल्स के मैनेजमेंट हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं। एक कंपनी को फुल्ली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि सारी डिसीजन लेने की पावर टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास ही हो और फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए स्मूथ वर्किंग के लिए। एग्जाम्पल, सेंट्रलाइजेशन, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन, टीचर को भी अलाउ किया जाता है कि वो क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज़ है उसकी प्लानिंग खुद तैयार करे। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड फील करते हैं जब उनको भी डिसीजन लेने का पावर दिया जाता है। फास्ट डिसीजन लोअर लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे है कंट्रोल करता है। नेगेटिव इफेक्ट, टू मच सेंट्रलाइजेशन से स्लो डिसीजन लिए जाते हैं और टू मच अगर डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर अगर लोअर लेवल पे मैनेजमेंट को दिया जाए तो पावर का मिसयूज होने लगता है। 9th प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इसका मतलब है कि एक क्लियर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी की, किसके पास क्या पावर है टॉप से बॉटम की तरफ, कि टॉप की पावर है कि वो नीचे वाले को हैंडल करे। हर किसी को फॉलो करना चाहिए इस चेन को। जब भी कोई मैसेज एक दूसरे को दिया जा रहा है तो टॉप से लोअर की तरफ मैसेज पास होने चाहिए। एग्जाम्पल, वर्कर रिपोर्ट करेगा सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र रिपोर्ट करेगा मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करेगा बॉस को। तो बॉस के पास पावर है कि वो मैनेजर से रिलेटेड डिसीजन ले, मैनेजर के पास पावर है कि सुपर, तो टॉप से नीचे बॉटम की तरफ जो है स्टेप बाय स्टेप सारी प्लानिंग चलेगी। पॉजिटिव इफेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर ऑर्डर, इससे सबके बीच में जो मैसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से पास होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट, स्लो, कभी कभी जो है अर्जेंट कुछ इमरजेंसी केसेस में कम्युनिकेशन जो है आपस में बातचीत स्लो हो जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर,
हर किसी को और हर चीज़ जो है एक राइट जगह पे होनी चाहिए। एग्जांपल, वर्कर जो है अपने डिपार्टमेंट में, जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्हें वहाँ काम करना चाहिए और टूल्स जो है उनको करेक्ट जगह पे रखना चाहिए। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इससे समय बचेगा और काम जल्दी जल्दी होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट, कभी कभी जो है यदि इन ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता तो कंपनी में मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसका मतलब है कि सभी प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बराबर प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए। एग्जाम्पल, सभी वर्कर के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई भी एक स्पेशल वर्कर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इससे ट्रस्ट और वर्कर के बीच में एक लॉयल्टी बिल्डअप होती है। नेगेटिव इफ़ेक्ट, वर्कर कभी कभी अनहैप्पी महसूस करते हैं, यदि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो डीमोटिवेटेड होते हैं वो। फिर है इनिशिएटिव, मीनिंग कभी कभी एम्प्लॉयज़ को अलाउ करना चाहिए कि कोई अपने उसके जो आइडियाज़ हैं और अपने आप उन्हें काम करने दिया जाना चाहिए अपने दिमाग से। क्यों भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा महसूस करेगा और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। यदि नहीं किया जाता फॉलो तो एम्प्लॉयज़ बहुत बैड फील करेंगे, कोई नए आइडियाज़ नहीं देंगे अपने। एग्जाम्पल, एक वर्कर सजेस्ट देता है कंपनी को, मैनेजर को, कि पैकिंग जल्दी जल्दी करना है तो उसका एक तरीका बताता है और मैनेजर उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है। इससे कंपनी का समय बचता है और वर्कर भी बहुत अच्छा हैप्पी फील करता है। 13, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, मीनिंग एम्प्लॉय जो है उन्हें जॉब में लंबे समय तक रखना चाहिए। बार बार वर्कर चेंज नहीं करने चाहिए, वो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्यों भाई, वर्कर अपने काम में अगर उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इससे ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्डअप होता है। और यदि फॉलो नहीं किया जाए, वर्कर बार बार चेंज किए जाएँ तो काम में डिस्टर्बेंस होती है। एम्प्लॉयज़ इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि मैनेजर उन्हें कभी भी निकाल सकता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी बार बार स्टाफ को चेंज कर रही है तो काम की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। बट यदि वर्कर को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो सभी वर्कर जो है काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बच्चों, अब हम बात करेंगे लास्ट वाले प्रिंसिपल्स की, ई स्पिरिट द कॉर्प्स, मीनिंग टीम वर्क, साथ मिलकर वर्क टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ मिलकर एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए। क्यों? इससे क्या फ़ायदा है? इससे यूनिटी और ट्रस्ट बिल्डअप होता है वर्कर के बीच में और काम बहुत आसान और जल्दी होता है। और यदि फॉलो नहीं किया जाए, सब लोग टीम वर्क में काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे फाइट और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और टीम स्पिरिट भी बहुत लो हो जाता है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो है टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है तो इससे टीम पूरी हैप्पी होगी और यूनाइटेड होगी, एक साथ जुड़ेगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को बढ़िया तरीके से किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए और साइंस को यूज करके ही हम कोई एक अच्छा तरीका ढूंढें जिससे काम बढ़िया और जल्दी हो। खाली अनुमान लगा के और जो पुराना तरीका है कि पहले से जो है इस काम को ऐसे किया जाता है, आप उसी तरीके से कर रहे हो, अपना कोई दिमाग यूज नहीं कर रहे, कोई साइंस यूज नहीं कर रहे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में पुराने तरीक़ों को यूज ना करके, अनुमान ना लगा के साइंस के तरीके से कोई भी काम किया जाता है। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये F.W. टेलर ने दिए। एग्जाम्पल, शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले एक आदमी सारा काम करता है, कटिंग भी वही करता है, सिलाई भी वही करता है, प्रेस भी वही करता है और वो जो है एक पूरे दिन भर में एक शर्ट को तैयार करता है। लेकिन अब साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के बाद एक आदमी को कटिंग का काम दिया जाता है, दूसरे वर्कर को स्टिचिंग का काम दिया जाता है, तीसरा वर्कर आयरनिंग करता है। इससे जो है अब एक दिन में 100 शर्ट्स बनती हैं बिना टाइम ख़राब किए और बिना कोई ज़्यादा एफर्ट्स किए। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बच्चों अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो ये एक साइंस है। काम अंदाजे से नहीं होता, काम को करने के लिए आपको साइंस यूज़ करना है। मतलब बढ़िया तरीका क्या होगा, कैसे काम जल्दी होगा। कभी भी काम को अंदाजे से मत करो, साइंस को यूज करो और बढ़िया तरीका ढूंढो जिससे काम सही हो। टेलर ने कहा है कि काम इसलिए मत करो कि कोई आपसे कह रहा है कि ये काम ऐसे होगा, इसी तरीके से होगा, यही राइट तरीका है, ये सोचकर काम मत करो। अपना भी दिमाग यूज करो, साइंस यूज करो
कि और कोई दूसरा तरीका तो नहीं है बेस्ट। साइंटिफिक में टेस्टिंग की जाती है और एक बढ़िया सा मेथड काम करने का जो तरीका है उसको डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल, दो आदमी एक गड्ढा खोद रहे हैं, एक जो है हाथ से गड्ढा खोद रहा है, दूसरे ने कुछ टूल्स के यूज किया और फिर उसने कोई बढ़िया सा मेथड यूज किया कम एफर्ट करके, तो यहाँ पे हमने समझा। फिर ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड हैं, आपस में लड़ाई करके नहीं, मिलकर काम किया जाता है इसमें। वर्कर और जो मैनेजर हैं उन्हें लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर काम ख़राब होता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए लाइक ए टीम की तरह। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट में यदि एक शेफ और जो एक वेटर है दोनों लड़ते हैं तो कस्टमर को इससे जो है बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, बट यदि वो मिलजुल कर काम करते हैं तो सर्विस जो है बहुत अच्छी और कस्टमर भी बहुत हैप्पी होता है। टेलर ने आइडिया दिया कि दोनों साइड से जो है दोनों को अपना जो माइंड सेट है वो चेंज करना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और वर्क टुगेदर, काम मिलकर काम करना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोऑपरेशन की बात की जाती है, नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं की जाती। मैनेजर जो है और जो वर्कर हैं उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि अलग अलग तरीके से काम नहीं करना चाहिए, एक ही काम को मिलजुल कर करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक आदमी सारा काम करता है, दूसरा काम नहीं करता, तो इससे क्या होगा, काम जो है बेकार हो जाएगा। बट यदि हर कोई अपने जो है काम को ईमानदारी से करता है तो पूरा का पूरा बहुत बढ़िया काम होगा। टेलर का जो आइडिया है वो कहता है कि सफलता आती है जब हर कोई एक क्रिकेट टीम की तरह काम करता है, नॉट एक स्टार प्लेयर की तरह नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू दियर बेस्ट, हर किसी को बढ़िया करने की कोशिश करनी चाहिए, डेवलप करने की। हर वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए और उसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का चांस भी देना चाहिए। एग्जाम्पल, आप एक फास्ट बॉलर है, उसे आप एक अच्छा बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, उसको ट्रेनिंग दो और उसको उसका जो रोल है बॉलर का उसी में उसको बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। टेलर ने आइडिया, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और तब उसकी मदद करनी चाहिए। पहले हमें किस काम के लिए कौन किस काम को कर सकता है उसको पहले सिलेक्ट करना चाहिए और उसके बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि उस काम को और बहुत बढ़िया तरीके से करे और उसको प्रॉपर लर्निंग हो। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को समझदारी से बांटना चाहिए। वर्क जो है वो मैनेजर के बीच में और वर्कर के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए काम की। दोनों को अपना खुद का जो पार्ट्स है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक किचन में यदि शेफ़ खाना बनाता है, मैनेजर ऑर्डर लेता है, तो उससे बहुत बढ़िया काम होगा, और दोनों के दोनों अगर एक ही काम को करेंगे तो उससे टोटल फेलियर। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक यहाँ पे चार है, फंक्शनल, स्टैंडर्डाइजेशंस, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पहले बात करेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। बहुत सारे छोटे छोटे बॉस होते हैं जिन्हें फोरमैन कहा जाता है। हर किसी के पास जो है किसी एक काम के इंचार्ज होते हैं वो। फॉर एग्जांपल, एक बॉस काम की प्लानिंग करता है, दूसरा क्वालिटी को चेक करता है और तीसरा जो है उसके लिए मशीन फिक्स करता है और फिर जो है और कोई वर्कर की हेल्प करता है। तो सारे के सारे बॉस जो है अलग अलग तरीके से वर्कर को हेल्प पहुंचाते हैं। इस प्रकार दिस वे वर्कर जो है बहुत बेटर उसको हेल्प मिलती है और हर काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। टेलर ने डिवाइड किया है फैक्ट्री के वर्क को दो डिपार्टमेंट में। दो डिपार्टमेंट, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम की प्लानिंग करता है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो काम को करता है। पहले बात करेंगे हम लोग अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसमें एक रूट क्लर्क होता है जो डिसाइड करता है स्टेप्स टू कंप्लीट द वर्क, किसी भी काम को करने के तरीके वो बताता है। फिर एक इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कैसे करना है काम को। टाइम और कॉस्ट क्लर्क एक टाइम सेट करता है कि कौन सा काम कितने समय में करना है और किस काम का क्या कॉस्ट होगा। डिसिप्लिनेरियन वो डिसिप्लिन को मेंटेन करता है जो फोरमैन बॉस है अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। गैंग बॉस वो सारी चीज़ों को अरेंज करता है। फिर स्पीड बॉस जो श्योर करता है कि काम जो है समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस वो सारी मशीनों को और टूल्स को फिट रखता है, हर कंडीशंस में, वर्किंग कंडीशंस में रखता है। इंस्पेक्टर वो चेक करता है कि जो काम हुआ है उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को चेक करता है इंस्पेक्टर। बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशंस की। बच्चों, इसका मतलब है कि आपको ना जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उनकी क्वालिटी और उसका वेट एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए,
ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। इस तरीके से हर चीज़ जो है एक सेम क्वालिटी में होनी चाहिए, गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा टाइप का जो साइज़ है प्रोडक्ट का, जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उस समय लोगों की जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज़ है वो डिसाइड करना चाहिए। व्हेन यू मेक, जब तुम कुछ ही प्रकार की चीज़ें बनाते हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट के बहुत सारे टाइप्स नहीं बनाने चाहिए, जिससे एक कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो जब कम टाइप्स होते हैं तो बड़ा आसान होता है काम को करना, कॉस्ट भी कम आ जाती है और क्वालिटी भी बहुत बेटर होती है। एग्जांपल, एक पेपर कंपनी है यूएसए में, वो 2000 प्रकार के पेपर बना रही थी, बट अब उसने क्या किया, 2000 के प्रकार के पेपर ना बना के 200 प्रकार के पेपर बनाए, तो उससे पैसा बचा, काम बेटर हुआ, और जो कस्टमर है उसको भी बहुत कन्फ्यूजन नहीं हुई। वर्क स्टडी और सिंप्लीफिकेशन। टाइम स्टडी, इसमें देखना चाहिए कि किसी भी काम को करने में कितना समय लग रहा है। मोशन स्टडी, इसमें देखना चाहिए कि वर्कर जो है जब मूव करता है और जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट है उससे जिससे उसका टाइम ख़राब हो रहा है उसको जो है हटाना चाहिए। और फैटिग्यू स्टडी का मतलब है श्योर करना चाहिए कि वर्कर है वो टाइम टू टाइम ब्रेक ले रहा नहीं ले रहा, क्योंकि अगर वो लगातार काम करता है तो उससे वो थक जाएगा और उसका कहीं ना कहीं जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव होगा। ये सारे गोल जो है उनको फाइंड करना होता है कि बहुत आसान, बहुत तेज़ी से ऐसे तरीके काम करने के, इन सब चीज़ों से उसको ढूंढा जाता है। डिफरेंशियल वर्क प्राइस वेज सिस्टम, वर्कर को पे करना चाहिए, जो भी वो पीसेस बनाता है, जो भी वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा पीसेस बनाता है, जो भी टारगेट है उससे भी ज़्यादा बना रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना चाहिए पर पीस। यदि कोई आदमी कम पीसेस बनाता है टारगेट से, तो उसे कम पर पीस जो अमाउंट है वो कम कर देना चाहिए। इससे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क करने में और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में जाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिले, उससे प्रमोट होंगे। अब हम बात करेंगे हेनरी फियोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो थॉट्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें डिफरेंस करेंगे पॉइंट। सबसे पहले फोकस देखते हैं। हेनरी ने फोकस किया मैनेजिंग द होल कंपनी, पूरी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए उस पर फोकस किया। इसने वर्कर का जो जॉब है वो इम्प्रूव कैसे हो, वर्कर बहुत बढ़िया काम कैसे करे, इस पर फोकस किया। मेन आइडिया, हेनरी ने मैनेजर के लिए कुछ रूल्स बनाए कि उन्हें फॉलो करे, और इसमें जो है टेलर ने बहुत उनको फाइंड किया कि अच्छा और बढ़िया तरीका क्या होगा काम करने का। टूल्स यूज्ड, हेनरी ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज किया और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने टाइम और मोशन स्टडीज़ किया। टाइम स्टडी किया कि किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, और जो वर्कर हैं वो इधर से उधर मूवमेंट उनका कितना हो रहा है। और मैनेजर और बॉसेस को हेनरी फियोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उससे हेल्प मिलता है। वर्कर और सुपरवाइज़र को हेल्प मिलता है एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये कहाँ पे काम, फ्रांस में, हेनरी ने फ्रांस में काम किया, स्टडी किया, इसने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यूएसए में काम किया। दोनों का गोल क्या था? हेनरी का गोल था कि वर्कर की मदद की जाए कि वो काम को फास्टर करें, और इसमें अच्छे और बढ़िया तरीके जो है ढूंढने में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मदद करी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आपको चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया। तो आप जो है इसको समझते जाओ और थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, तो बड़ा इफ़ेक्टिव होगा और बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। थैंक्स बच्चों।